हेलो दोस्तों। इस वीडियो सीरीज में क्या होने वाला है मैं उसका आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एसके मापा रियल एनालिसिस बुक है, 9th एडिशन। ठीक है, एसके मापा रियल एनालिसिस और 9th एडिशन, उसका चैप्टर नंबर 8 एज इट इज में समझाने वाला हूँ जैसी बुक की लैंग्वेज है। ठीक है, जैसे बुक के अंदर जो जो चीजें लिखी हुई है, एक एक सिंगल पेज, एक एक सिंगल every single page, every single concept, every single theorem, every single example, worked example, exercise problem, सब कुछ जो भी एसके मापा बुक में लिखा हुआ है मैं इस वीडियो सीरीज में वो सब आपको समझाने वाला हूँ। इससे फायदा उन लोगों को होगा जिनको बुक की लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम होती है, वो बुक की लैंग्वेज को समझ पाएंगे ज्यादा आसानी से कि बुक की लैंग्वेज में किस तरह से लिखा हुआ होता है। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी से हम स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद में हम डिफरेंशिएबिलिटी में भी जाएंगे। पहले हम कॉन्टिन्यूटी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका इंट्रो। अभी करते हैं शुरू। देखो कॉन्टिन्यूटी, अब सबसे पहले तो ऐसा होगा कि बुक के अंदर जितना कुछ लिखा हुआ है ना वो मैं समझा दूंगा। जैसे ये डेफिनेशन है ये समझा दूंगा, इक्विवेलेंट डेफिनेशन है ये जो भी लिखा हुआ है ये समझा दूंगा। और इनके अलावा एडिशनल कॉन्सेप्ट मुझे अगर समझाना है तो मैं इस पीडीएफ में आपको यहां पर ड्रॉ करके एडिशनल कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं सबसे पहले। लेट डी इज ए सबसेट ऑफ आर, ये जो साइन होता है इस साइन को बोलते हैं सबसेट। ठीक है, इसको बोलते हैं सबसेट। डी इज ए सबसेट ऑफ आर एंड एफ सच दैट डी टू आर, एफ क्या है, एक फंक्शन है, कहां से कहां तक, डी से आर में। मतलब डी क्या है, उसका डोमेन है, आर को डोमेन है, बी ए फंक्शन। लेट सी बिलोंगिंग टू डी, इसको हाईलाइट कर दो, C belonging to D, F is said to be continuous at C. F is said to be continuous at C if given any neighborhood V of FC। अब देखो इसको ध्यान से समझना। अब C पर F कॉन्टिन्यूअस होगा अगर एफ सी का कोई नेबरहुड दिया हुआ हो वी। वी क्या है आपका, मान लो ये आपका नेबरहुड है, यहां पे कहीं पर आपका एफ सी आ रहा है, तो यहां पर ये जो नेबरहुड है ना, ये नेबरहुड का नाम दे दिया इन्होंने वी। ओके, देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड डब्ल्यू ऑफ सी। अब अगर एफ सी का नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा है, एफ सी का नेबरहुड अगर आपको दिया हुआ है तो सी का नेबरहुड भी एग्जिस्ट करना चाहिए, सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डब्ल्यू इंटरसेक्शन डी। अच्छा, ये डब्ल्यू इंटरसेक्शन डी क्यों आया, देखो एक्स जो है ना, एक्स, एक्स का आपके डोमेन के अंदर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर बात कर रहे हैं हम किसकी, कॉन्टिन्यूटी की। लिमिट की बात करते तो आता नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता, अब यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी, कॉन्टिन्यूटी की। तो x का पहली बात तो आपके डोमेन में से आना ही आना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, आप w को क्या बोल रहे हो, c का नेबरहुड। w को क्या बोल रहे हो, c का नेबरहुड। अब एक बात बताओ, जब आप c के पास में पहुंचोगे, x को लेकर के जाओगे c के पास में, तो x आपका c के नेबरहुड के अंदर ही तो होना चाहिए ना, x c के नेबरहुड के अंदर ही तो होना चाहिए। तो ये w है क्या, c का नेबरहुड, ये है अपना डोमेन, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में आपका x आएगा। उन सभी x के लिए ये जो लाइनें लिखी हुई है ये फुलफिल करनी चाहिए। उसी तरह से देखो v जो है, v क्या है यहाँ पे, v है fc का नेबरहुड। किसका नेबरहुड है, fc का। देखो इसको थोड़ा सा इस तरह से देखते हैं। देखो यहां पर आप c ले लो, यहां पर आप fc ले लो, हो गया। अभी आप ऐसे चल रहे हो, मान लो
यहां पर आपने देखा सी पर जो वैल्यू देखी आपने, मान लो ये आपका फंक्शन है, सी पर आपने वैल्यू देखी तो वो वैल्यू मिली आपको एफ सी। सी अपने पास में एक नेबरहुड रख रखा है, उस नेबरहुड का नाम है वी। वी है या डब्लू है? सी का नेबरहुड कौन है? हाँ, सी का नेबरहुड डब्लू है, सॉरी। सी का नेबरहुड कौन है? डब्लू। एफ सी का नेबरहुड कौन है? एफ सी का नेबरहुड है, एफ सी का नेबरहुड है वी। ओके। अब आप x को, पहली बात तो x का डोमेन में होना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, जब x को आप c के नजदीक लेकर के जाओगे, x को c के नजदीक लेकर के जाओगे तो c के नेबरहुड में ही तो आएगा ना, पहले c के नेबरहुड में आएगा फिर c के पास जाएगा। मतलब मान लो ये c का नेबरहुड है और आपको x यहां पर है, x को नजदीक लेके जाना है c के, पहले c के नेबरहुड में आएगा ना, उसके बाद में c के पास जाएगा। तो पहले c के नेबरहुड में आएगा, मतलब x d में भी आना चाहिए और x किस में आना चाहिए? c के नेबरहुड में भी आना चाहिए, मतलब इन दोनों में एक साथ आना चाहिए। एक साथ आने के लिए हम क्या बोल देंगे? x बिलोंग्स टू d इंटरसेक्शन w। ओके। इसी तरह से जब आप x को c के नजदीक लेकर के जाओगे तो आपका यहां पर कहीं f ऑफ x मिलेगा, f ऑफ x। अब ये f ऑफ x जब f ऑफ c के नजदीक जाएगा, देखो f ऑफ x जो है वो f ऑफ c के नजदीक जाएगा, तो पहले तो f ऑफ c के नेबरहुड में ही तो जाएगा ना, तभी तो f ऑफ c के नजदीक जा पाएगा वो। ठीक है, तो इसी तरह से हम यहाँ पे क्या बोल देंगे? f ऑफ x को भी आना चाहिए किसमें? v में। v क्या है यहाँ पे? v है आपका f ऑफ c का नेबरहुड। गॉट इट? अब आप इसको फिर से सुनोगे जो जो मैंने बताया तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा यहाँ पे क्या चीजें लिखी हुई है। ये तो हुई पहली डेफिनेशन की बात। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी डेफिनेशन क्या कह रही है इसकी। इक्विवेलेंट डेफिनेशन जो लिखी हुई है वो क्या कहना चाहती है। ठीक है, चलिए पहली डेफिनेशन है, लेट डी इज ए सबसेट ऑफ आर एंड एफ एक फंक्शन है डी से आर में, बी ए फंक्शन। ओके, लेट सी बिलोंगिंग टू डी। ये भाई सी जो है ना, सी आपका वो हमेशा ही डोमेन में आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम सी पर कॉन्टिन्यूटी देख रहे हैं। किस पर देख रहे हैं? कॉन्टिन्यूटी सी पर देख रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला? कॉन्टिन्यूअस एट सी। सी पर कॉन्टिन्यूटी देख रहे हैं तो सी का डोमेन में होना जरूरी है। अभी आगे भी लाइन आएगी, नोट में लिखा हुआ भी है। ठीक है, तो f is said to be continuous at C if for a pre-assigned positive epsilon। pre-assigned positive epsilon का मतलब है, pre-assigned मतलब हम अपने आप से कुछ एप्सिलॉन अगर दे देते हैं तो एक ऐसा डेल्टा हमें मिल जाना चाहिए। अब ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, आपको ये डेफिनेशन बाटले में नहीं मिलेगी, बाटले में थोड़ा और इजी करके समझाया हुआ है, यहां पर थोड़ा और प्रिसाइज कर दिया गया है इसको। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो भाई, सी पर आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस होगा अगर एक प्री असाइंड एप्सिलॉन के लिए एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट कर जाए जब सच दैट, ताकि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ सी के बीच का गैप हम उस एप्सिलॉन से छोटा कर पाए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू। यहां पे इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे सी का डेल्टा नेबरहुड, डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी। इसको क्या पढ़ेंगे? एन ब्रैकेट सी कोमा डेल्टा, इसको क्या पढ़ेंगे? डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी। ठीक है, इंटरसेक्शन डी, भाई इंटरसेक्शन तो हमेशा ही आ जाएगा, ये तो याद ही रख लेना। भाई एक्स इंटरसेक्शन में इसलिए आ जाएगा क्योंकि एक्स का डोमेन में होना जरूरी है। अगर एक्स डोमेन में नहीं होगा तो वैल्यूज कहां से लोगे आप? तो एक्स का डोमेन में होना जरूरी है। ठीक है, सी का भी डोमेन में होना जरूरी है। देखो सी भी डोमेन में आ गया। अब यहां पर सी के
डेल्टा नेबरहुड के अंदर अगर x आ जाता है तो उन सभी x के लिए आपका f ऑफ x f ऑफ c में कन्वर्ज कर जाएगा। क्या बोलेंगे इसको हम? कन्वर्ज कर जाएगा। कन्वर्ज मतलब हम f ऑफ x और f ऑफ c के बीच के गैप को चाहे जितना छोटा बना सकते हैं। ओके, उसी पर ले जाकर के बिठा सकते हैं। गॉट इट? ये डेफिनेशन मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो, अब ये जो चीज दी हुई है ना, इसको फिर से समझने की कोशिश करना। इसको एक बार फिर से ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। देखो, ये जो चीज दी हुई है ना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ सी के बीच का गैप आपके एप्सिलॉन से छोटा होगा फॉर ऑल एक्स। किन एक्स के लिए ऐसा होगा? उन एक्स के लिए ऐसा होगा जो एक्स सी के डेल्टा नेबरहुड के अंदर आते हों। डी में तो आते ही हों, डी के अंदर तो आते ही हों, साथ में सी के डेल्टा नेबरहुड के अंदर आते हों। अब एक बात बताओ, हम हमेशा काम क्या करते हैं? इस डेल्टा को क्या करते हैं? डेल्टा को हम भेजते हैं जीरो। जब डेल्टा को हम चाहे जितना छोटा बना देते हैं, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव डेल्टा, डेल्टा को हम जीरो के नजदीक लेकर के जाते हैं, तो ये एक्स आपका सी ही नहीं बन जाएगा क्या? ये जब, एक बात बताओ, जब आप एक नेबरहुड लेते हो सी का डेल्टा, ठीक है, डेल्टा नेबरहुड, इसको आप किस तरह से लिखोगे? इसको आप ऐसे लिखोगे, यहां पे अगर सी है तो यहां पे डेल्टा और यहां पर माइनस डेल्टा, ठीक है। डेल्टा को आप कम कर रहे हो, मतलब ये जो दूरी है, इस दूरी को आप कम कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो आप सी पर ही तो पहुंच जाओगे ना। आप यहां पर हो, मान लो यहां पर आपका एक्स है, धीरे धीरे आप कम कर रहे हो, कम कर रहे हो, डेल्टा की वैल्यू को और कम की और कम की, तो लास्ट में जाकर के आप सी पर ही पहुंच गए। तो डेल्टा का काम है जीरो पर पहुंचना, और ये डेल्टा जीरो पर जैसे ही पहुंचेगा, आप एक्स को डायरेक्ट सी ही बोल देंगे। ठीक है, एक्स को डायरेक्ट आप सी ही बोल देंगे, तो यहां पर ट्रिवियली ट्रू हो जाएगा। एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी जीरो, तो एप्सिलॉन तो जीरो से बड़ा है ही एक पॉजिटिव, तो ये तो ट्रिवियली ट्रू हो गया। ठीक है, ये डेफिनेशन समझ में आई। अब देखते हैं सेकंड डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन क्या कह रही है? लेट डी इज ए सबसेट ऑफ आर एंड एफ सच दैट डी टू आर बी ए फंक्शन, लेट सी बिलोंगिंग टू डी ऑलवेज बिलोंग्स टू द डोमेन। इस पॉइंट पर हम क्या देख रहे हैं? कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं। इस पॉइंट पर जब हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो इस पॉइंट का डोमेन में होना जरूरी है। f is said to be continuous at c, c पर continuous होना चाहिए। if for a pre-assigned positive epsilon there exists a positive delta such that f of c plus h minus f of c is less than epsilon। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आप क्या करते हो, यहां पर आपका एफ ऑफ सी है, सी एफ ऑफ सी मिल गया। अब मान लो यहां पर आपका मिल रहा है एफ ऑफ सी प्लस एच। अब आप एच को जब जीरो टेंड करवाओगे, तो एफ ऑफ सी प्लस एच कहां टेंड कर जाएगा? एफ ऑफ सी पर ही टेंड कर जाएगा या नहीं कर जाएगा? अब यहां पर सेम चीज हो रही है। देखो, सी से थोड़ा सा बड़ा एच क्या है? जस्ट पॉजिटिव नंबर। एच को हम यहां पर जस्ट पॉजिटिव नंबर लेकर के चल रहे हैं, दिया नहीं है यहां पे, हम खुद से मान करके चल रहे हैं। एच आपका कोई भी थोड़ा सा बड़ा एक पॉजिटिव नंबर है। ओके, अब एच को जब आप जीरो के पास में भेजते हो, तो एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी, ये तो ट्रिवियली ट्रू हो गया यहां पे। ओके, तो इसकी वैल्यू तो लेस देन एप्सिलॉन हो गई फॉर ऑल एच सेटिस्फाइंग। अब देखो, ये वाली चीज थोड़ी सी ट्रिकी लग सकती है आपको कि मोड ऑफ एच की जो वैल्यू है वो डेल्टा से छोटी होनी चाहिए। क्यों? देखो, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि एच और जीरो के गैप को आप कम करते जाओगे, तो वो जो गैप है आपका डेल्टा से छोटा होना चाहिए। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, एच माइनस जीरो की वैल्यू डेल्टा से छोटी होनी चाहिए। मतलब एच और जीरो के बीच का गैप
एच और जीरो के बीच का गैप उस डेल्टा से छोटा होना चाहिए जो डेल्टा हमें एप्सिलॉन की वजह से मिल रहा था। ओके। और अब जो आपके फंक्शन के अंदर जो आपने पॉइंट रखा है ना, वो पॉइंट भी आपका डोमेन के अंदर होना चाहिए। अल्टीमेटली बात पता है क्या है? बात ये तीनों ही डेफिनेशन बात एक ही बोल रही है कि आप x को यहां से c के पास में भेजोगे, c इस बार आपका डोमेन में रहेगा। जैसे जैसे आप x को c के नजदीक भेजोगे, c के पास भेजोगे, वैसे वैसे यहां पर f ऑफ x जो है f ऑफ c के पास में पहुंच जाएगा। सिंपल सी बात है यहां पे। गॉट इट? यही ये तीनों डेफिनेशन सेम चीजें बोल रही हैं। ये डेफिनेशन ने भी यही बात बोली है, इस डेफिनेशन ने भी यही बात बोली है, और इसने भी यही बात बोली है। अगला जो नोट है, नोट में लिखा हुआ है इन ऑर्डर दैट वी मे इंक्वायर इफ ए फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट ए पॉइंट सी। अगर हम एक पॉइंट सी पर इंक्वायरी करते हैं फंक्शन के कॉन्टिन्यूटी की, कॉन्टिन्यूअस होने की, तो सी का जो आपके डोमेन के अंदर, उस फंक्शन के डोमेन के अंदर बिलोंग करना चाहिए। गॉट इट? अभी देखते हैं थ्योरम 8.1.1। Let D belongs D is a subset of R and F such that D to R be a function. Okay. If C be a isolated point of D, then F is continuous at C. भाई अगर आप C को आइसोलेटेड पॉइंट बोल रहे हो D का, मतलब पहली बात तो आपका जो C है वो किस में आएगा? C आपका बिलोंग करना चाहिए D में। यहाँ पे बोल रहा है ना, अब सी बी आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डी, मतलब आएगा तो डी के अंदर ही। अब सी आइसोलेटेड है, इसका मतलब क्या है? देखो आइसोलेटेड यहाँ पे बोला है, इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला। अब यहाँ पर अकेले से मतलब क्या है भाई? ये आपका सी पॉइंट है। अब मैं अगर कहूं कि कोई ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करता है जहां पर इस सी के अलावा इस डोमेन का कोई पॉइंट नहीं है, मान लो ये आपका डोमेन है, ये आपका सी है, तो कोई भी एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाना चाहिए, कोई भी ऐसा एक नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाना चाहिए ताकि सी के अलावा डोमेन का कोई भी उसके अंदर पॉइंट ना हो, वो अकेला रह जाए। एक ऐसा नेबरहुड मिल जाए ताकि डी का कोई पॉइंट उसमें नहीं आए, एक अकेला सी रह जाए। ठीक है, तब जाकर के हम सी को बोलेंगे आइसोलेटेड पॉइंट। और दूसरी बात, जो पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं होते हैं उन्हें भी आइसोलेटेड पॉइंट बोलते हैं। ओके, अब जब लिमिट पॉइंट पढ़ेंगे तो उसके अंदर देखेंगे। ओके, तो अभी हमें क्या कहना है कि f इज कॉन्टिन्यूअस एट सी। अगर c आपका आइसोलेटेड पॉइंट है तो f जो है कॉन्टिन्यूअस होगा किस पर? c पर। ठीक है, देखते हैं। Since C is an isolated point of D, there exists a neighborhood n C lambda, C delta, sorry, C delta। अब n C delta का मतलब है C का डेल्टा नेबरहुड, C का डेल्टा नेबरहुड, इंग्लिश में बोले तो डेल्टा नेबरहुड ऑफ C सच दैट। अब यहां पर डेल्टा नेबरहुड ऑफ C इंटरसेक्शन D। भाई D के अंदर तो C था ही, डी के अंदर तो सी था ही, और जब हम डेल्टा नेबरहुड ही ले लिए सी का तो उसके अंदर भी सी आएगा ही, आएगा ना। अब डेल्टा नेबरहुड हम ऐसा सेलेक्ट कर रहे हैं कि सी के अलावा कोई एलिमेंट ना आए। डेल्टा का सिलेक्शन जो है, डेल्टा का वो ऐसा सिलेक्शन किया है कि सी के अलावा कोई पॉइंट ना आए। तो अब जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, डोमेन और डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी का, तो उसके अंदर सिंगलटन सी आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? उसके अंदर सिंगलटन सी आ जाएगा। ओके, नाउ लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, एक कोई एप्सिलॉन है, पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर हमने कोई यहां पर मान लिया। ठीक है, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ सी के बीच का गैप उस एप्सिलॉन से छोटा है। अब भाई ये जो चीज है, ये जो मॉडुलस की जो वैल्यू है
एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ सी के बीच का जो गैप है, इस गैप को हम एप्सिलॉन से छोटा कर पाएंगे, चाहे जितना छोटा कर पाएंगे, बहुत ही छोटे से छोटा कर पाएंगे। ये होल्ड कब करेगा? ये होल्ड करेगा ना जब एक्स आप सी ही ले लोगे। करेगा या नहीं करेगा भाई? एक्स सॉरी एन सी डेल्टा मतलब सी का डेल्टा नेबरहुड इंटरसेक्शन डी, तो इसके अंदर आपका सिंगलटन सी आ रहा है, तो मतलब सी के लिए तो ये चीज फुलफिल हो ही जा रही है ना। एक पॉइंट के लिए तो आपकी जो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन है वो फुलफिल हो ही जा रही है। अगर आप एक्स को डायरेक्ट सी ही पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये तो ट्रिवियली ट्रू हो गया ना। ये तो क्या हो गया? ट्रिवियली ट्रू हो गया। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव डेल्टा सच दैट एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ सी के बीच के गैप को एप्सिलॉन से छोटा किया जा सकता है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू दिस डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी इंटरसेक्शन डी। इसके अंदर आ क्या रहा है? इसके अंदर आ रहा है सिंगलटन सी। इजंट इट? यहां तक समझ आया? बढ़िया से। सो दिस शोज दैट एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट सी। ठीक है, ये पहली वीडियो है। इस वीडियो पे मुझसे मतलब समझाने में कोई भी अगर कमी रह गई हो, कोई भी कमी अगर रह रही हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे बताना कि सर थोड़ा सा इस तरह से बताओ, इस तरह से बताओ, तो पूरा एकदम मतलब रिव्यू देना इस वीडियो का। ठीक है, ये पहली वीडियो है इसलिए तो मैं अपना फुल दे रहा हूँ 100%। फिर भी अगर कुछ कमी रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, अगली बार से उस पर ध्यान दिया जाएगा। अगली थ्योरम देखते हैं। अगली थ्योरम है लेट डी इज ए सबसेट ऑफ आर एंड एफ सच दैट डी टू आर बी ए फंक्शन। एफ एक फंक्शन है इफ सी बिलोंगिंग टू डी इंटरसेक्शन डी डैश। भाई ये डी डैश क्या है? अब यहां पर कॉन्सेप्ट आता है लिमिट पॉइंट का। लिमिट पॉइंट अगर आपको नहीं पता है तो लिमिट पॉइंट जा करके एक बार पढ़ करके आना कि लिमिट पॉइंट होता क्या है। मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ कि लिमिट पॉइंट होता क्या है। ये एक इंटरवल है, इंटरवल का ये पॉइंट एल लिमिट पॉइंट कहलाएगा। अगर हम कोई भी इंटरवल ले ले, कोई भी नेबरहुड ले ले, इसका कोई भी जो चाहे नेबरहुड ले ले, छोटे से छोटा नेबरहुड ले ले, इस इंटरवल का या इस डोमेन का एक पॉइंट तो हमें मिल ही जाए। एक पॉइंट मिल जाए इसका मतलब है इनफाइनाइट पॉइंट मिल जाए, तब जाकर के वो लिमिट पॉइंट कहलाएगा। ये शॉर्ट में बताया मैंने, बहुत शॉर्ट में। ठीक है, देखो अब यहां पर क्या बोला गया है कि सी जो है ना, सी डी इंटरसेक्शन डी डैश में बिलोंग करता है। भाई डी इंटरसेक्शन डी डैश में बिलोंग करता है, मुझे ये बताओ कि क्या डी डैश सबसेट ही नहीं होगा डी का? इजंट इट? जरूरी नहीं है। मान लो आपका एक सेट है 1/n जहां पर n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ठीक है, अब इसका जब आप डी डैश निकालते हो, डिराइव सेट इसको बोलते हैं, डिराइव सेट। डिराइव सेट जब आप इसका निकालते हो तो वो आता है सिंगलटन जीरो, बिकॉज इसका एक ही लिमिट पॉइंट है और वो लिमिट पॉइंट खुद इस सेट के अंदर नहीं आ रहा है। जीरो डज नॉट बिलोंगिंग टू दिस सेट, मतलब इसका इसके अंदर डिराइव सेट का अपने सेट के अंदर आना जरूरी नहीं होता है। ओके, इसीलिए हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन बोला है। ठीक है, इंटरसेक्शन बोलने का रीजन ये नहीं है, बट इंटरसेक्शन बोलने का रीजन ये है कि भाई पहली बात तो सी जो है वो नेसेसरली आपके डोमेन में आना ही चाहिए, और सी जो है वो आपका लिमिट पॉइंट होना ही चाहिए। सी का डोमेन में आना चाहिए, चेक। सी का लिमिट पॉइंट होना चाहिए, चेक। तो इन दोनों को एक साथ लिखने के लिए हमने लिख दिया सी जो है वो डी इंटरसेक्शन डी डैश के अंदर आ रहा है, जहां पे डी डैश क्या है? डिराइव सेट। और डिराइव सेट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ डी। इस डी के जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं उनका सेट बना दिया, तो उसको हमने बोल दिया डी डैश, डिराइव सेट। ठीक है, देन एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट सी इफ एंड ओनली इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। भाई इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन दे दिया तो हम क्या करेंगे? पहले पहला स्टेटमेंट लेकर के दूसरा प्रूव कर देंगे, फिर दूसरा लेंगे, पहला प्रूव कर देंगे।
हमने यहां पर क्या किया, लेट एफ बी कॉन्टिन्यूअस एट सी। पहले हमने पहला स्टेटमेंट ले लिया कि भाई कॉन्टिन्यूअस है। अब कॉन्टिन्यूअस मान लिया तो इफ एंड ओनली इफ वाले के बाद में हमें ये प्रूव करना है कि इसकी लिमिट ऐसे एग्जिस्ट कर जाएगी। कॉन्टिन्यूअस हमने मान लिया तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन हम यहां पर लगा देते हैं। देन फॉर ए प्री असाइंड पॉजिटिव एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव डेल्टा सच दैट, अभी जस्ट हम पढ़ करके आए हैं कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ सी के बीच का गैप एप्सिलॉन से छोटा होगा। इसको हम ऐसे ना लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं, वेन एवर एक्स माइनस सी का जो गैप है वो डेल्टा से छोटा हो जाए। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका और इसका मतलब सेम ही है। ठीक है, तो इसको अब देखते हैं। फॉर ऑल एक्स जो है आपका बिलोंग करना चाहिए सी के डेल्टा नेबरहुड में, इंटरसेक्शन डी में तो आएगा ही आएगा, एक्स जो है वो डी के अंदर तो आएगा ही आएगा हमेशा ही। ठीक है, ओके, चलिए आगे। तो हमने डेफिनेशन लगा दी। डेफिनेशन लगाने के बाद में वी ऑल्सो हैव, अब देखो एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ सी के बीच का गैप एप्सिलॉन से छोटा है, एप्सिलॉन से छोटा है। अब एक बात बताइए कि अगर हम, ये आपका सी है, ये आपका डेल्टा है, ये आपका माइनस डेल्टा है, इस ही नेबरहुड को हमने क्या बोला, एन सी डेल्टा बोल दिया। अब यहां से अगर सी को गायब कर दो तो इसी को हम बोल देते हैं सी का डिलीटेड नेबरहुड, इसके एक डैश लगा देते हैं ऊपर। तो इसका मतलब है डिलीटेड नेबरहुड, डिलीटेड डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी। डिलीटेड का मतलब है कि सी को वहां से हटा दिया गया है तो नेबरहुड सी का ही, लेकिन सी को हटा दिया है हमने। अब भाई सी को जब आप हटा दोगे तो उन सभी एक्स के लिए भी तो फुलफिल हो जाएगी ना ये जो वैल्यू है। देखो सिंपल सी बात है कि ये जो इनइक्वालिटी है ये होल्ड हो रही है सारे के सारे एक्स के लिए जो कि सी के डेल्टा नेबरहुड में आ रहे हैं और डी में आ रहे हैं। अब सी को हटा दोगे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना आएगी, तो भी तो फुलफिल हो ही जाएगी। हटाने से कुछ नया थोड़ी ऐड किया आपने, हटा दिया, 2 पॉइंट और हटा दो फिर भी फुलफिल हो जाएगी, 4 पॉइंट हटा दो फिर भी फुलफिल हो जाएगी। तो हमने सी को हटा दिया, सी को हटाते यहाँ पे डिलीटेड नेबरहुड हो गया। और डिलीटेड नेबरहुड हम किस में लेते हैं, डिलीटेड नेबरहुड हम लेते हैं लिमिट में। अब लिमिट में हम डिलीटेड नेबरहुड लेते हैं, क्या हम नॉर्मल नेबरहुड नहीं ले सकते लिमिट में? बिल्कुल ले सकते हैं, बट वहां पे एक संभावना खत्म हो जाएगी कि आपका जो पॉइंट है वो पॉइंट डोमेन में आए या ना आए इससे लिमिट को फर्क नहीं पड़ता है। लिमिटिंग वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। मतलब यहां पर अगर सी ले भी लोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमने और प्रिसाइज करने के लिए यहाँ पे डिलीटेड नेबरहुड लिया है। ठीक है, डिलीटेड नेबरहुड ले लिया। अब हम यहां से क्या इंप्लाई कर सकते हैं कि भाई एफ ऑफ एक्स की जो लिमिट है एक्स टेंडिंग टू सी पर एग्जिस्ट कर जाएगी और किसके इक्वल हो जाएगी, एफ ऑफ सी के इक्वल हो जाएगी। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये तो प्रूव हो गया। अब कन्वर्सली उल्टा प्रूव करते हैं इसको। उल्टा प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, लेट लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी f of x is equal to f of c, then for a pre-assigned positive epsilon there exists a positive delta such that, अब देखो यहां पर हमने लिमिट की डेफिनेशन लगाई है। यहां पर क्या किया है हमने, लिमिट की डेफिनेशन दी हुई थी, उस डेफिनेशन को हमने आगे यूज कर लिया। अब यूज कर लिया तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ सी के बीच का जो गैप है उसको एप्सिलॉन से छोटा किया जा सकता है वेन एवर एक्स आपका डिलीटेड नेबरहुड ऑफ सी इंटरसेक्शन डी के अंदर बिलोंग कर जाए। मतलब एक्स यहाँ पे सी आना जरूरी नहीं है, यहाँ पे सी नहीं है, ऐसा मान के चलो सी है ही नहीं। सी होना जरूरी नहीं होता है किसमें, लिमिट में। लिमिट जब भी हम देखते हैं तो सी का होना जरूरी नहीं। सी मतलब आपका जो डोमेन का जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर आप लिमिट देख रहे हो उस पॉइंट से हमें कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए हम उस पॉइंट को उठा के फेंक देते हैं। अब जब सी ही नहीं है तो यहाँ पे एफ ऑफ सी कहां से आ जाएगा,
यहाँ पे एफ ऑफ सी नहीं आएगा, यहाँ पर एफ ऑफ सी की जगह कोई वैल्यू आनी चाहिए थी, एल एल जैसे कुछ, ठीक है। तो इस तरह से होगा। अब यहाँ पर ऑल्सो एक्स की वैल्यू आप सी ले लेते हो, देखो एक्स की वैल्यू आप सी नहीं लेते हो तो भी ये इनइक्वालिटी फुलफिल कर जा रही है। मतलब एक बात बताओ कि एफ ऑफ सी तो डिफाइन नहीं है, एफ ऑफ सी जो है डिफाइन नहीं है, सी ही नहीं है डोमेन में तो एफ ऑफ सी कहां से डिफाइन होगा। लेकिन एफ ऑफ सी को आपने एल बोल दिया, अब यहां पर एल रख करके आप एफ ऑफ एक्स और एल के बीच के गैप को कर सकते हो, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी फुलफिल हो गई यहां से। इस एफ ऑफ सी को आप ऐसे मत देखना कि यहां से सी लिया फिर उसके ऊपर एफ ऑफ सी लगा रहे, नहीं, ये सी एफ ऑफ सी जो है ना वो अलग से एक कोई रियल नंबर ले लो, रियल नंबर हो गया, ठीक है। अब देखो जब सी नहीं था तो ये इनइक्वालिटी फुलफिल हो गई। अब हमने सी ले लिया डोमेन के अंदर, एक्स की जगह सी ले लिया, तो ये ट्रिवियली ट्रू हो जाएगा, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी इज इक्वल टू जीरो, और जीरो तो एप्सिलॉन से छोटा होता ही है, और एप्सिलॉन यहाँ पे आपका जस्ट पॉजिटिव नंबर होता है, तो ये तो ट्रिवियली ट्रू हो गया। अब इन दोनों को कंबाइन जब हम कर देंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी का जो गैप है वो गैप एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए फॉर ऑल एक्स जब आपका बिलोंग करे डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी इंटरसेक्शन डी। देखो डी तो हमेशा ही आएगा, डी के साथ में इंटरसेक्शन, क्योंकि आपका डोमेन है, डोमेन के अंदर ही तो आप नेबरहुड लोगे, और वैसे भी एक्स का डोमेन में आना जरूरी है, ठीक है। अब यहां सी आ गया है, सी आ गया है, तब हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी की गारंटी दे सकते हैं। अब ये जो एफ ऑफ सी है ये असली एफ ऑफ सी है, मतलब सी हमने यहाँ पे डाला तब जाकर के हमें एफ ऑफ सी मिला। सो दिस शोज दैट एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट सी, ठीक है। यहां से अगली वीडियो में शुरू करेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑन ए सेट। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। थैंक यू, बाय बाय।